सो हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम वापस आ चुके हैं नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 9 ऑफ योर बिजनेस स्टडीज़, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में। उसके साथ साथ जो लोग इनको रन करते हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और कौन सी स्कीमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई हैं जिसकी वजह से हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को फ़ायदा हुआ है। एक छोटा सा ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। देखो, एमएसएमईज जो हमारे देश में है ना, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। चाहे हम बोले आज़ादी से पहले, चाहे हम बोले आज़ादी के बाद, जब भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की बात होती है ना, हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज़ें क्या आती हैं? ये एक छोटी एंटरप्राइज हैं जिनका इतना ना, बल्कि इतना इनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था, ये इतना बाहर नहीं निकल के आ पा रहे थे। लेकिन जब हमने स्लोली एंड स्टडीली इनके बारे में पता किया, क्योंकि जो एमएसएमईज है ना, ये मैक्सिमम लेबर इंटेंसिव काम करते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है हमारे देश में ये लोग, ठीक है। सबसे पहला एम्प्लॉयर कौन है? रेलवे। उसके बाद माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस भी ना काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जनरेट करने में हेल्प करती है देश को। काफ़ी ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स के लिए। लार्ज कंपनीज के लिए एंसिलरी यूनिट्स करते हैं काम। एंसिलरी यूनिट्स का मतलब क्या है कि ये जो एंटरप्राइजेज है ना, ये उन लोगों को रॉ मटेरियल सप्लाई करने में काम आती है। और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन देखो, अभी जैसे कि हम देखते हैं ना, चंद्रयान मिशन गया है, ठीक है, मून मिशन हमारे यहाँ चलते हैं ना। अब इन जो मिशंस के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे उस स्पेस मिशन के अंदर चाहिए, जैसे कि रोवर चाहिए, जैसे कि अंदर थोड़ा सा ऑर्बिटल में थोड़ा सा काम चाहिए, जो उनके टायर्स की मूवमेंट चाहिए, ये जो सब है ना, ये हर कोई, ये जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेज है ना, ये लोग इनको बनाने में हेल्प करते हैं। ये जो लोग हैं, ये हमारे देश में जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस वजह से इनका हमको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये तो पढ़ेंगे, उसके साथ हमने एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ना है कि एंटरप्रेन्योर्स कौन है। जो इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है, एक यूनिक बिजनेस स्टार्ट करता है, जो मतलब कि पहले से काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट बाजार में बेचता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो सभी हमने पढ़ना है। और इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्कीम चल रही है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और लास्टली जब चैप्टर हम एंड करेंगे ना, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ने क्या है, उससे हमने पढ़ना आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा नाम जिनका हो चुका है। सो एक छोटा सा इंट्रो एंड देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर। सो आई होप आप लोग अभी बने हुए हैं। तो देखो, नॉर्मल से पहले एक इंट्रोड्यूस करते हैं चैप्टर को। इंट्रोडक्शन क्या लिखी है आपकी कि हाँ भाई, एमएसएमई कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड एक्ट एज अ वाइटल लिंक इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन in terms of production, employment, and exports for economic prosperity by widening entrepreneurial base and use of local materials and indigenous skills। इसमें लिखा यही गया है कि जो एमएसएमईज है ना, ये हमारे देश के ना लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करती है। हमारे देश के अंदर जो छोटी छोटी लोकल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे को बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोकल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ये हम प्रोडक्शन करती है। उसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है डेवलपमेंट होती है हमारी कंट्री की, ठीक है। ये डोमिनेट करते हैं इंडस्ट्रियल सिनेरियो को इन द कंट्री विद साइजेबल प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स एंड ट्रेमेंडस एक्सपोर्ट पोटेंशियल। MSMEs play a significant role in economic growth and contribute approximately 29.7% of GDP and 49.66% of exports। कितना कंट्रीब्यूशन है इनका देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में। MSMEs आर कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज इंडस्ट्रीज एज एंसिलरी यूनिट्स, मतलब कि ये हेल्प करते हैं उनको रॉ मटेरियल सोर्स करने के लिए, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें बना देते हैं, ये लोग उसके लिए काम करते हैं कि उनके लिए कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट बने इंडिजिनियस स्किल्स, ग्रास रूट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम सिंपल कंज्यूमर गुड्स टू सोफिस्टिकेटेड फिनिश प्रोडक्ट्स। ये जो इंडस्ट्रीज है, ये पोस्ट रिफॉर्म, मतलब कि मैं कहता हूँ 1947 से भी पहले थी, 1950s में भी इनका जोर काफ़ी था, और 1991 रिफॉर्म्स के बाद भी इनका जोर काफ़ी ज़्यादा रहा है, क्योंकि ये इन्होंने हेल्प किया है सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को अचीव करने में इनका काफ़ी ज़्यादा काम रहा है। इन इंडिया एमएसएमई कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज। इसके अंदर 8 इंडस्ट्रीज को काउंट किया जाता है: हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, सेरिकल्चर, खादी, विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और पावर लूम्स। हैंडलूम कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट जो हम लोग एंटीक्स देखते हैं, कॉयर नारियल से जो रस्सियाँ बनती है भैया, जो नारियल होता है ना,
ब्राउन कलर का नारियल, ब्राउन वाला, ब्राउन, नॉट दिस कोकोनट वाला, दूसरा वाला नहीं, जो ब्राउन कलर का नारियल होता है जिसके अंदर हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं, वो वाला नारियल। उस नारियल की जो रेशे हैं उसके ऊपर से रस्सियाँ बनती हैं, काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सेरिकल्चर सिल्क वर्म वाला। खादी के कपड़े गांधी जी डालते थे। विलेज इंडस्ट्रीज, आपको पता चला है गाँव में जो इंडस्ट्रीज लगती हैं उसके बारे में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लास्टली पावर लूम्स, इन सब की बात करते हैं। अब एमएसएमई को डिफाइन करने का क्राइटेरिया अलग है। गवर्नमेंट ने इसका क्राइटेरिया रखा है ना, वो डिपेंड करता है क्राइटेरिया इसकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी के ऊपर और इसका जो टर्नओवर है, उसके बेस पे एमएसएमईज को डिफाइन किया गया। हम ऐसे नहीं पता कर सकते कि ये माइक्रो इंडस्ट्री है, स्मॉल है, मीडियम है। अगर हम देखते हैं उनकी प्लांट और मशीनरी में कितनी इन्वेस्टमेंट है और उनका जो टर्नओवर है, मतलब कि कितनी वो सेल करते हैं टोटल, उसके ऊपर देखा जाता है कि वो कौन सी टाइप ऑफ इंडस्ट्री में काउंट होते हैं। क्योंकि ये चीज़ शुरू क्यों हुई थी, देखो ये है इनकी डिवीजन। माइक्रो कौन सी है, जिसके अंदर 1 करोड़ की प्लांट इन्वेस्टमेंट होगी और टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। स्मॉल है जो 10 करोड़ तक अपने प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट करे और 50 करोड़ से नीचे होना चाहिए इनका टर्नओवर। और मीडियम वो है जिनका 50 करोड़ तक आपका प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होती है और टर्नओवर इनका 250 करोड़ 250 करोड़ से नीचे होता है। ऑलराइट, मतलब 0 to 5, ठीक है, 5 से 50 और 50 से 250। अब आप बोलोगे 250 से ऊपर, 250 से ऊपर लार्ज। ऑलराइट, सो ये जो है इतना किया है इन्होंने, क्यों किया? क्योंकि ये सब इसलिए किया गया क्योंकि हमने देखा कि ना जो गवर्नमेंट थी, एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज वाज टेकिंग प्लेस एंड दे वर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट हायर लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। कि हुआ क्या, अब ग्लोबलाइजेशन आई, नई टेक्नोलॉजीज चाहिए थी, नया प्रोडक्शन चाहिए था, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जितनी भी थी ना, वो अपने आप को बड़ा करना शुरू कर गई ताकि वो लोग अपने टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सके। कि दस इट वॉज नेसेसरी टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ सच एंटरप्राइजेज, जो मतलब कि एंटरप्राइज नहीं एक्सपैंड कर सकती ना, वो कहाँ जाएं, जिनके पास इतने फंड्स नहीं है वो कहाँ जाए। इसी वजह से उनको एक सिंपल नेटवर्क में लेके आए जिसके अंदर हम एमएसएमई बोलते हैं, और इनका जो टैक्स और जो कंप्लायंस है, लीगल कंप्लायंस है, वो सिमिलर है कि हाँ भैया इनके ऊपर सेम रूल्स लागू होते हैं। एमएसएमई का एक एक्ट भी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था। इसके अंदर क्या था, जो 2006 के अंदर आया था, एड्रेस करता है इश्यूज रिलेटिंग टू इट्स डेफिनेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मीडियम एंड सर्विस रिलेटेड एंटरप्राइजेज ऑल्सो कम अंडर दिस एक्ट। कि ये गुड्स के लिए भी है, सर्विसेज के लिए भी है। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन, कितना ये क्रेडिट ले सकते हैं, मार्केटिंग की टेक्निक्स क्या है, टेक्नोलॉजी कैसे उनकी अपग्रेड होगी, सब कुछ लिखा होता है इस एक्ट के अंदर। ये एमएसएमईज के लिए है। इसके अंदर है कुछ आते हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है विलेज इंडस्ट्रीज होती है। विलेज इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो गांव में लगती हैं, जो मतलब कि रूरल एरिया के अंदर लगती हैं, जो कोई भी गुड्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं बिना पावर के या पावर का यूज़ करके, मतलब कि लाइट का यूज़ है और नहीं भी है, विथ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर वर्कर। मतलब कि इसके अंदर क्या लिखा होता है, एक वर्कर ने 100 यूनिट बना लिए, एक वर्कर ने 50 यूनिट बना लिए, इसके अंदर बताया होता है कि एक वर्कर की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, वो सब लिखी जाती है, वो विलेज इंडस्ट्रीज होती है। और ये जो लिखी है ना, ये गवर्नमेंट ने बोला कि 50 यूनिट बनाना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है और हर टाइम टू टाइम चेंज भी करती रहती है। ऑलराइट, दूसरी बात की कॉटेज इंडस्ट्रीज की, कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं रूरल इंडस्ट्रीज या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट से क्राइटेरिया नहीं है इनका, बस इसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इट इज ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और फैमिली ऑफनली फ्रॉम देयर होम। देखो विलेज इंडस्ट्री क्या क्या बना के दे रही है, ये कोट बना रही है, क्रैकर्स बना रही है, मैच बॉक्स बना रही है, ठीक है ना, ये देखो सॉस वगैरह बना रही है। ये देखो कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये हम लोग यूज़ घर पे अपने बना के रखते हैं। ये मटकियाँ, ये देखो बाउल वगैरह के लिए, कैरम बोर्ड बनाए हैं, बेड बनाए हैं, कारमेंट बना रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का काम है। उसके बाद हम देखते हैं डाइवर्सिटी। अब एमएसएमई सेक्टर है ना जो, इसमें कितनी डाइवर्सिटी, कितनी भिन्न भिन्न चीज़ें होती है। देखो ना, ये कपड़ा बन रहा है, ये देखो कि यार रग बना रहे हैं, ये देखो स्पेस मिशन के अंदर भी इसका यूज़ हुआ है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको दिखती है कि एमएसएमई सिर्फ ये लिमिटेड नहीं है स्मॉल बिजनेस के लिए, बट इनकी जो प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होती है, जो क्रिएट करती है मेजर इफेक्ट ऑन बिग मिशंस। एमएसएमई में कुछ टूल रूम्स होते हैं, जिन लोगों को 10 जिसने ना, एक टूल रूम था एमएसएमई में, उसने 10 कॉम्पोनेंट दिए थे मंगलयान के, अभी जो मिशन हुआ, जिसकी और फिल्म भी बनाई अक्षय बाजी ने, हमारे अक्षय कुमार जी ने, मिशन मंगलयान के मार्स का ऑर्बिटर जो मिशन प्रोब था, ये जो इंडिया फर्स्ट प्लानिटरी स्पेस मिशन था, उसके लिए 10 चीज़ें इन्होंने दी। एमएसएमई का टूल रूम था। क्या कंट्रीब्यूशन है इसकी, ग्रास रूट लेवल, कहाँ स्पेस मिशंस को
कंट्रीब्यूट करके दे रहा है वो चीज़। चंद्रयान 2 के अंदर भी था, जो हमारा सेंट्रल टूर रूम और ट्रेनिंग सेंटर है सीटीसी भुवनेश्वर में, और इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है मुंबई में, इन्होंने भी लॉन्च व्हीकल के लिए काफ़ी चीज़ें कंट्रीब्यूट की थी। एमएसएमई सेक्टर इसके अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस के लिए भी कर रहा है ये काम। मिशन के लिए देखो ना, अगर मंगलयान के लिए कोई हम लोगों ने कंपोनेंट्स दे पा रहे हैं एमएसएमई, तो इनका कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में, कितनी डाइवर्सिटी है इनके काम में। ये नहीं है कि ये सिर्फ कॉटन का सामान बना रहे हैं, मैच बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है ना, ये छोटे मोटे काम कर रहे हैं, नहीं भैया, ये मंगलयान के लिए भी काम कर रहे हैं। ऑलराइट, सो इनका रोल क्या है सर, तो इसका फायदा क्या है, देखो इतना सी डाइवर्सिटी है तो इनका रोल क्या क्या आ रहा है। सबसे देखो एमएसएमई का रोल क्या है, सबसे बड़ा रोल एमएसएमई का क्या है कि ये ना, अगर आप देखो गांव में इंडस्ट्री लगा दोगे ना, तो गांव के लोग शहर आना बंद कर देंगे। जो इतनी ट्रैफिकिंग हो रही है, जो रूरल एरिया से लोग यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं, जो इधर आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, वो चीज़ बंद हो जाएगी। और अगर आप विलेज में इंडस्ट्री लगाते हो, उसके वजह सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है उस जगह की, उधर इंप्लॉयमेंट मिलती है लोगों की पॉवर्टी कम होती है, लोगों को खाना वगैरह मिलता है, ये चीज़ भी होती है, उधर डेवलपमेंट होती है रोड्स वगैरह की, इंफ्रा की, इंडस्ट्री बनेगी तो ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री के लिए रोड्स भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी चाहिए, लोकल बंदे भी चाहिए काम करने के लिए, वहाँ पर भी काम आता है। उसके साथ साथ एमएसएमई की प्रमोशन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया था कि अगर एमएसएमई हमारे अगर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, अगर हम लोग चाहते हैं कि 1990 रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने बोला था ना कि भैया हम चाहते हैं कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, प्लानिंग, चाहे हमारे प्लानिंग कमीशन ने जो प्लान्स बनाए 5 ईयर प्लान, वो चाहते थे कि हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो। उन्होंने बोला था कि अगर ये सब होना है ना, ठीक है, अगर हम लोगों को ना जो एमएसएमईज के लिए 2 ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं हमें, एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेज हो रही है और दूसरी एडिशनल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मिल रही है कि भैया देखो वो लोग हेल्प तो कर रहे हैं प्रोडक्शन में, दूसरा क्या है, वो लोकल लोगों को यूज कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, जिसकी वजह से उनकी पॉवर्टी खत्म हो रही है और वो बैकवर्डनेस खत्म हो रही है, उनको नॉलेज आ रही है, ये चीज़ भी काम आई थी। तो सबसे पहला रोल क्या है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की है हमारी एमएसएमई में। अब देखो ना, मैक्सिमम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में 95% स्मॉल इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया के अंदर, अब वो सारी जो है गाँव वगैरह में भी लगी हैं, तो ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो रही है, सबको फायदा हो रहा है। अभी भी हम लोग पीछे हैं, लेकिन चलो तब भी रीजनल डेवलपमेंट तो हो रही है, ये चीज़ आई। दूसरा, एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जैसे कि देखो कंजम्पशन गुड्स जो ह्यूमन खाते हैं, जैसे हम लोग खा रहे हैं, घी बना के दे रहे हैं हम लोगों को, गारमेंट्स बना के दे रहे हैं हम लोगों को, ठीक है ना, बेसिक प्रोडक्ट जितने भी हमारे मैच बॉक्स बना के दे रहे हैं, कैंडल बना के दे रहे हैं ये लोग, ठीक है, अभी फायर क्रैकर जो बनेंगे ये भी वो बनाएंगे, जो हम पतंग उड़ाते हैं ये भी इसमें भी हेल्प करते हैं लोग, जो मांझा बनाते हैं इसमें हेल्प करते हैं हम लोग को, ठीक है ना, ये कितनी वैरायटी दे रहे हैं, ये तो दे रहे हैं। सफिस्टिकेटेड गुड्स भी देते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स भी बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा, ये बल्ब बना के दे रहे हैं, एसी की चीज़ें ठीक करके दे रहे हैं, एसी के कंपोनेंट्स ला के दे रहे हैं, ये सब भी ये कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये सीमित है सिर्फ एक सप्लाई करने में, छोटे मोटे प्रोडक्ट हर किस्म, देखो मैं बता रहा था ना चंद्रयान के अंदर इन्होंने कंपोनेंट्स दिए, वो भी सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी सप्लाई एनॉर्मस है हमारे लिए, ठीक है। लेदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बना रहे हैं, रबर गुड्स बना रहे हैं, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स बना रहे हैं, ठीक है, टीचिंग एड्स, प्रोजेक्टर बना के दे देते हैं, एसी कंडीशनर, एसी की इक्विपमेंट्स दे देते हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स दे देते हैं, ये सब दे रहे हैं लोग। एमएसएमई की वजह से तीसरा फायदा ये हो रहा है कि ये हम कहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल प्रोसीजर है, काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है इसको सेटअप करने का, ठीक है ना। सिंपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लोकली रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, जो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको कहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं। और इसका जो स्प्रेड है ना, वो वाइड स्प्रेड है, इसका काफ़ी ज़्यादा रीच है इसकी, कि लोकेशनल कंस्ट्रेंट्स से, और बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन बी रीप्ड इन एवरेज। आप देखो असम में भी लगी है, दिल्ली में भी लगी है, कश्मीर में लगी हैं, कन्याकुमारी में लगी हैं, राजस्थान में लगी हैं, कहाँ कहाँ नहीं लग सकती है, क्योंकि ये सिंपल प्रोसीजर, इनको सिंपल रिसोर्सेज चाहिए काम करने के लिए। फिर हम बात करेंगे ये हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी देती है। ये देखो लोगों के पास स्किल्स है, टैलेंट्स है, उनको नए नए बिजनेस स्टार्ट करने हैं, तो ये लोग वो स्टार्ट कर लेते हैं, उसको स्टार्ट कर लेते हैं लोग, अपने स्किल और टैलेंट के बेस के ऊपर ये लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और ये बिजनेस आइडियाज जो भी हैं वो कन्वर्ट करते हैं रियलिटी में, जिसके अंदर हम वो लोग बिल्कुल छोटी से ना के बराबर कैपिटल लगाते हैं और बिल्कुल ना के बराबर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ये भी एक एमएसएमई का काम है कि एंटरप्रेन्योर को ये काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स देते हैं कि वो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करें। उसके साथ साथ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलती है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज में चलते हैं, तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम पड़ती रहती है। उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, इसको सब्सिडी मिल जाती है गवर्नमेंट से, कभी कभी उसकी वजह से भी हो जाता है।
फिर बात करते हैं क्विकली एंड टाइमली डिसीजंस, क्योंकि देखो ना जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें कितना टाइम लगता है, हमने पढ़ा था ना कि यार लोअर लेवल से मिडल लेवल से अपर लेवल पे जाना पड़ता है हम लोगों को, ये कितना टाइम लगेगा यहाँ से एक जगह दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन ले जाने में। इसके अंदर क्या है, एंटरप्रेन्योर के पास डायरेक्ट एम्प्लॉय डायरेक्ट एंटरप्रेन्योर के पास चल जाता है कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो जल्दी डिसीजन ले सकता है, जल्दी जल्दी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है, जल्दी जल्दी थ्रेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे बिजनेस को ये फायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकते हैं, वो चीज़। और लास्टली सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, बहुत ज़्यादा इंप्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है ना, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है हम को ज़्यादा, लेबर इंटेंसिव काम करते हैं लोग, ऑब्वियसली यहाँ पर काम लेबर नहीं, यहाँ मशीनरी इतनी लगी होती है, लेबर काम करता है, तो इनका रोल इतना ज़्यादा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं आज भी फॉलो करनी पड़ती हैं। बेसिक प्रॉब्लम्स तो इनकी बेसिक प्रॉब्लम यही है कि रॉ मटेरियल मिलना मुश्किल हो जाता है इन लोगों को, फाइनेंस नहीं मिलता है इन लोगों को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रॉब्लम आती है, रॉ मटेरियल में, रिमोट लोकेशन पे, लेस डेवलप इंफ्रा है, मैनेजरियल टैलेंट इतना अच्छा नहीं है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। कभी कभी एक्सपोर्ट करने में, लेकिन एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं होगी, एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंस की। एमएसएमई को स्टार्ट करने के लिए छोटा कैपिटल चाहिए, लेकिन अगर इनको एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है, तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास इतना पैसे नहीं है, इनके पास इतनी कैपिटल नहीं है, इनके ऊपर से इनको ना इतना लोन भी नहीं मिलता क्योंकि क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होती इनकी, ठीक है ना। तो ये लोकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने किसी मनी लेंडर से पैसे उधार पे ले लिए, वो इनसे इतना इंटरेस्ट चार्ज करता है, ऊपर से इनको वो एक्सप्लॉइट अलग करता है, वो भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वर्किंग कैपिटल नहीं होती है, ठीक है ना, कभी कभी पैसा डिले पेमेंट होती है कि समझ लो इतना बड़ा ऑर्डर लिया था, उसकी पेमेंट डिले हो गई है, टाइम लग गया, उस जगह प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। तो बैंक्स भी इनको पैसे नहीं देते क्योंकि इनके पास इतनी कोलेट्रल तो होती नहीं है देने के लिए। क्या क्या कोलेट्रल देंगे, समझ लो उनको लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, वो देखता है कि इतनी सी इंडस्ट्री, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपये, इसको कहाँ 10 लाख का लोन मिलेगा, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। फाइनेंस सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है रॉ मटीरियल की। देखो अगर जो इनको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, वो अवेलेबल ही नहीं है, इनको अवेलेबल ही नहीं रॉ मटेरियल, तो इनको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या फिर ये लोग ज़्यादा पैसे देंगे रॉ मटेरियल लाने के लिए, ज़्यादा पैसे देंगे, अब ज़्यादा पैसे इनके पास है नहीं तो देंगे कैसे, तो इनको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ये करते हैं, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी परचेजेस करते हैं, इस वजह से इनको प्रॉब्लम आती है, इस वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं, और ये रिस्क ऑफ बाइंग इन बल्क में नहीं ले सकते, क्योंकि देखो अब इनको समझ लो, मैं बोलता हूँ इन्होंने बनाने हैं 5 लाख मैच बॉक्स, ऑलराइट। अब 5 लाख मैक्स बॉक्स के लिए ना इनको कम से कम भी समझ लो 1 करोड़ रुपए के लिए, मतलब कि जिसके अंदर 1 करोड़ की रॉ मटेरियल चाहिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अब 1 करोड़ रॉ मटेरियल को कहीं स्टोर भी करना, ना इतने पैसे हैं इनके पास 1 करोड़ का रॉ मटेरियल ले पाए, ना ये स्टोर कर सकते हैं अगर 1 करोड़ का लेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, समझ लो इन्होंने 10 लाख का लिया, उसके हिसाब से बनाया, फिर 10 लाख का रॉ मटेरियल है, फिर उसके हिसाब से बना दी मैच, फिर 10 लाख का, ऐसे लोग काम करते हैं। तो इसकी वजह से इनको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। रॉ मटेरियल अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे। फिर बात आती है हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए कि हाँ भैया देखो इनकी इतनी मार्केटिंग स्किल्स तो होती नहीं है, तो मैनी फर्म्स ऑपरेट बिलो फुल कैपेसिटी, क्योंकि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ना भर जाए। अब फॉर एग्जांपल अब मैच बॉक्स की क्या एडवर्टीजमेंट दोगे आप, इनकी स्किल्स भी नहीं है, मैच बॉक्स की क्या एडवर्टीजमेंट दोगे, तो इस वजह से यहाँ पर फंस जाते हैं कि हाँ भाई, इस और क्लोजर भी हो जाता है बिजनेस का। फिर बात करते हैं मैनेजरियल स्किल्स के लिए। देखो एमएसएमई जो है वो सिंगल एंटरप्रेन्योर ऑपरेट करते हैं। अब एक एंटरप्रेन्योर को सारे स्किल्स तो होंगे नहीं, मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स कौन होंगे जो हमारे इतने स्कूल वगैरह इतने नहीं गए, लेकिन एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन उनको हो सकता है हर चीज़, मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा, हो सकता है किसी को प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है लेकिन बाकी किसी का नहीं, किसी को कंट्रोलिंग का है, किसी को प्रॉपर कंट्रोल कर सकता है, किसी को मैनेजिंग करने का, प्रॉपर मैनेज करने का स्किल है, लेकिन बाकी नहीं है। तो इस जगह पे ये लोग फंस जाते हैं कि इनके पास सारे स्किल्स तो नहीं होते हैं। मैनी ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स पोजेस साउंड टेक्निकल नॉलेज बट आर लेस सक्सेसफुल इन मार्केटिंग, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू अफोर्ड प्रोफेशनल मैनेजर्स। ऊपर से पैसे भी नहीं है कि हम लोग प्रोफेशनल मैनेजर हायर कर लें, यहाँ भी फंस जाते हैं। मार्केटिंग, देखो इफेक्टिव मार्केटिंग होगी तभी तो रेवेन्यू आएगा, चीज़ दिखेगी तभी तो बिकेगी, चीज़ दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे, ठीक है। तो मार्केटिंग के ऊपर बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि इनको प्रॉपर चैनल्स नहीं मिलते मार्केटिंग करने के, ये अच्छे से कैंडल्स की ऐड देखी है आपने आज तक? नहीं। आपने कभी माचिस की डिब्बी की ऐड देखी है? नहीं। कैसे मिलेगी, क्योंकि इनके प्रॉपर मार्केटिंग है ही नहीं है, इनके पास चैनल ही नहीं है, ठीक है ना। मार्केटिंग बहुत वीक होती है इन लोगों की, और अगर मार्केटिंग होती भी है तो इसमें मिडलमैन के ऊपर ज़्यादा जोर डालना पड़ता है, और मिडलमैन इनसे इतना पैसा ले लेता ना, मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं करता लेकिन पैसा अच्छा खासा ले लेता, एक्सप्लॉइट करता है इनको। और डायरेक्ट मार्केटिंग तो फिजिबल ही नहीं क्योंकि इनको इतने पैसे ही नहीं है, यहाँ पर ही फंस के। कॉम्पिटिशन भैया, एमएसएमई को लोकल कंपटीशन छोड़ो, तो आजकल तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमएसएमई को फॉरेन कंपटीशन ही फेस करना पड़ता है।
हो सकता है बाहर की माचिस की कंपनी आ जाए, बाहर कोई कैंडल्स आजकल लोग बना रहे हैं, बाहर गारमेंट लोग बना रहे हैं, उस जगह पे फंस रहे हैं लोग। और लास्टली क्वालिटी, एमएसएमईज कभी कभी ना क्वालिटी को एडहर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको दिखता है कि रॉ मटेरियल हमारा महंगा हो रहा है, तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते चीज़ों की। पैसा थोड़ा बचाने के लिए वो लोग क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वहाँ वो फंस जाते हैं। अगर उनको दिखता है रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है ना, तो वो क्वालिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हाँ भैया चल यार कहाँ से करेंगे पूरा, उस वजह से ये भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऑलराइट, फिर हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप और इसके बीच में क्या लेना देना। देखो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है ताकि हम लोग ना एक बिजनेस सेटअप करें। एंटरप्रेन्योरशिप बनाता क्या है? एक एंटरप्राइज बनाता है। किस बेस पे बनाता है? एक यूनिक प्रोडक्ट बेचने के बेस पे बनाता है। वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो मार्केट में आज तक कभी अवेलेबल नहीं हो, ऐसी इनोवेटिव टेक्निक लेके आता है ना, उसके हिसाब से वो बिजनेस का सेटअप करता है। ऑलराइट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन बिजनेस एज ए डिस्टिंक्ट, डिफरेंट होना चाहिए बाकी जो चल रहे हैं उससे। ठीक है, जैसे अमेजोन आया, फ्लिपकार्ट आया, उन्होंने ऐसा बोला कि उनकी चेन अलग है, कोई डिलीवरी फास्ट देता है, किसी में कुछ और प्रोडक्ट लॉन्च है, किसी में कुछ और प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, पर्सन जो करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, बिजनेस यूनिट को एंटरप्राइज बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देता है, जैसे मैंने बिजनेस अपना खोला, मैं सेल्फ एम्प्लॉय हो गया और मैं आपके साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करता हूँ। ठीक है, और डेवलपमेंट, देखो डेवलपिंग और डेवलप कंट्री दोनों को चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप। डेवलपिंग कंट्री को क्यों चाहिए? कि वो इनिशिएट कर सके डेवलपमेंट के लिए, कि अगर मैं इनिशिएट करूंगा, मैं नया बिजनेस लाऊंगा तो मेरी इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। और डेवलप कंट्री को क्यों चाहिए? ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप था उसकी वजह से सस्टेन करे डेवलपमेंट, कि वो अगर मेरे को बिजनेस बंद हो गया तो एम्प्लॉयमेंट भी चले जाएगी, लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ। तो डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज दोनों को चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं कुछ। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है एंटरप्रेन्योरशिप आपकी। इट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस बाय चांस। देखो ये नहीं कि सपने में मिरेकल हो गया, मिरेकल मिरेकल वैसा कुछ नहीं है, मैजिकल थिंग नहीं है, ये ऐसे नहीं होता। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कि इट इज सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। बिजनेस स्टार्ट करना हवा में बात करने वाला नहीं है, उसके लिए पूरा काम करना पड़ता है। हमने पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था प्रोमोटर्स चाहिए, ठीक है ना, वो लोग कैसे रजिस्टर करते हैं बिजनेस को, वो सब करना पड़ता है भैया एंटरप्रेन्योर को। ठीक है ना, सर्टन स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, कंपिटेंसी चाहिए, जो आप लोग देखो ये एंटरप्रेन्योरशिप जब आप पढ़ोगे, जब आप आगे हायर क्लासेज में जाते हो, तो कुछ बच्चे ये भी हैं जो 11th-12th में जिन्होंने इकोनॉमिक्स से एंटरप्रेन्योरशिप लिया हुआ, ठीक है ना। वो एंटरप्रेन्योरशिप जो पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर आपको ना सीख के भी देख सकते हो, किसी को केस स्टडी पढ़ ली, वोकेशनल ट्रेनिंग से सीख ली, आपने कोई बुक्स पढ़ ली, उससे भी सीख सकते हो ये स्किल और नॉलेज। ठीक है, आई विल रेफर यू एक ना स्टॉक मार्केट के ऊपर है लेकिन सीरीज वो, लेकिन उसके अंदर आपको एक सीरीज है उसके ऊपर, एक ना हर्षद मेहता, उसमें ये इसके बारे में बताया हुआ कैसे इंसान ना, मतलब कि उसने बोला हो कि एंटरप्रेन्योर जो होता है ना बंदा, वो होता है रिस्क के ऊपर, रिस्क जितना लेगा उतना प्रॉफिट होगा। एंटरप्रेन्योरशिप इसकी बात करता है। दूसरी चीज़ हम इस पर बाद में आते हैं, पहले हम करेंगे लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। देखो एंटरप्रेन्योरशिप ना वो लॉफुल होना चाहिए। देखो बात क्या कर रहा हूँ मैं, एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है काम करने के लिए। कभी कभी रिस्क लेने के चक्कर में हमें इलीगल एक्टिविटी तो कर सकता हूँ, जुआ खिला रहा हूँ, गैम्बलिंग करा हूँ, इसका मिस इंटरप्रेट कर लिया मैंने, वो कर लिया। तो एंटरप्रेन्योरशिप पर्पसफुल लॉफुल काम करने के लिए यूज करी जानी चाहिए, कि हाँ भाई पर्सनल बेनिफिट और पर्सनल प्रॉफिट और सोशल गेन के लिए कोई प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करो, लेकिन ऐसे प्रोडक्शन करो कि हाँ भाई जो अनएथिकल ना हो, जो गलत ना हो, इलीगल ना हो। उसके बाद इनोवेशन। इनोवेशन क्या, इनोवेशन कैसे हो सकती है? देखो फॉर फर्म इनोवेशन में भी कॉस्ट सेविंग या रेवेन्यू एनहांसिंग, मतलब कि यहाँ आपके पैसे बच गए या आपके पैसे बढ़ गए, मतलब कि आपका खर्चा बच गया या आपकी इनकम बढ़ गई, उन दो तरीकों से ही कर सकते हैं ना इनोवेशन। या दोनों करेगा तो दोनों वेलकम है, अगर कुछ नहीं करता तब भी इनोवेशन होनी चाहिए। इनोवेशन एंटरप्रेन्योर के लिए ना एक स्किल है, इनोवेशन और रिस्क, ये एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है। इनोवेशन क्या मतलब? नया प्रोडक्ट लाना, नया मार्केट खोलना, नए टारगेट ऑडियंस को पकड़ना। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया कि हाँ भैया इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यू मार्केट्स, सोर्सेज ऑफ इनपुट्स, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स फॉर डूइंग थिंग्स बेटर फास्टर इन अ मैनर दैट कॉजेज लीस्ट हार्म टू द इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। कि हाँ भैया नया प्रोडक्ट बना लो, नई कोई सोर्स ढूंढ लो, कोई भी तरीके से आपको फायदा हो, वो इनोवेशन काउंट होती है, उसकी वजह से बिजनेस को फायदा होता है। एंटरप्रेन्योर का ये काम है। उसके बाद वो करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या? देखो
प्रोडक्शन के अंदर हमारा क्या काम होता है कि हम लोग एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ इनपुट्स है ना उनको कंबाइन करता है, ठीक है, उनको कंबाइन करता है, उनको यूज में लाता है, कितने रेशियो में कितने प्रोपोर्शन में हमको कौन सा इनपुट लगाना वो भी एंटरप्रेन्योर करता है। उसकी वजह से तो प्रोडक्शन होती है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, देखो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो इनपुट्स जिनको हम बोलते हैं, यूज बेसिक इनपुट्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये 12th में आपको पढ़ना, अभी बता रहा हूं मैं, एंटरप्रेन्योर। ये तीनों को इकट्ठा करना, इन लैंड, लेबर, कैपिटल इकट्ठा करना, इसको यूज करना, ठीक है ना, ये एंटरप्रेन्योर जो करता है और कौन करेगा, ये इनको ऐसे तरीके से यूज करेगा कि भाई इतने लैंड में इतने लोग काम करेंगे और उनको इतना पैसा चाहिए ताकि मेरी इतनी प्रोडक्शन हो, वो एंटरप्रेन्योर करता है और कहीं नहीं करता है। ऑलराइट, सो एंटरप्रेन्योर मोबिलाइजेस ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, रिसोर्सेज को यूज करता है वो लोग। ही हैज टू कन्विंस द फंडिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब कैपिटल चाहिए कि हाँ भाई वो उसको कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, देखो ना बैंक वगैरह के पास जाएगा, इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगा, हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़े ना, सोर्सेज के पास गया, वो उससे बोला कि भैया सोर्सेज चाहिए, थोड़ा कैपिटल चाहिए, उधर से उसको पैसे मिले, कैपिटल लिया उसने, वही कैपिटल से उसने लेबर वगैरह रॉ मटेरियल खरीदा, कितना चाहिए वह सब कुछ उसने यूज़ किया, उसके बेस पे उसने प्रोडक्शन की। इसी बात की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर रिस्क टेकिंग, रिस्क है तो इश्क है भैया, रिस्क मीन्स प्रॉफिट, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंटरप्रेन्योर इसी हिसाब से चलता है। एंटरप्रेन्योर की सोच पता क्या, मैं इतना रिस्क लूँ कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो। रिस्क जो है ना एंटरप्रेन्योर के ना खून में घुसा होता है, ऐसा लगता है कभी कभी, वो दाव खेलते हैं, रिस्क लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, देखो एक बंदा है जो ना एक जॉब करता है, 1 लाख रुपए लेता है महीने की, ठीक है, उसके दिमाग में आता है यार मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ ना, वो अपनी जॉब को छोड़ता है और वो बिजनेस स्टार्ट करने लगता है। हम देखेंगे ना उसको, हम बोलेंगे अरे क्या पागल आदमी, 1 लाख रुपए इसको मिलता था, चीज लाइफ थी इसकी, स्टेबल था अपनी लाइफ में, इतना बिजनेस क्यों स्टार्ट कर दिया, कितना ज्यादा रिस्क लिया इसने, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने जो रिस्क लिया ना उसको हम कैलकुलेटिव रिस्क बोलते हैं। उस बंदे को अपने पे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, उसको पता है कि जो मेरे 50% चांसेस है सक्सेसफुल होने के ना, उसको मैं 100% में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये जो रिस्क है ना, ये एंटरप्रेन्योर ही ले सकता है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर। जो उसको रिस्क नहीं, जिस चीज में उसको रिस्क नहीं दिखता ना, वो करता ही नहीं है, वो बिजनेस को एज अ फन गेम लेके चलता है, वो रिस्क टेकिंग में बिलीव करता है। दिस वॉज योर रिस्क टेकिंग, ऑलराइट। और इसी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट लेके आई थी, जो मोदी सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये एक चीज, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की स्कीम लाई थी एक। इनके अंदर इसके अंदर ये काम था, इस स्कीम का 2014 के टाइम पे आई थी मेरे हिसाब से। इस स्कीम में ये था, इन्होंने बोला था कि बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन द कंट्री। इसकी एम क्या था, मतलब कि हमको ना नए नए एंटरप्रेन्योर के नए नए स्टार्टअप्स लेके आने, उसके लिए था ये ट्रिगर एंड एंटरप्रेन्योर कल्चर, कि हाँ भाई लोगों को एंटरप्रेन्योर के बारे में सिखाओ, उन लोगों को उनकी वैल्यूज के बारे में बताओ, उनको इन्फ्लुएंस करो ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाएं। ये चीज़ के ऊपर काम था। अवेयरनेस दो उनको कि एंटरप्रेन्योर के फायदे क्या हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस कैसे ईजी की है हम लोगों ने, उसके बारे में बताओ। डायनामिक स्टार्टअप्स को एनकरेज करो क्या कि यूथ लोग इसको ले पाए, या आपकी यंग जनरेशन है ना, आप लोगों को स्टार्टअप इंडिया के थ्रू ना कितने कितने बेनिफिट ले सकते हो, आपको मैं बताता हूँ। आपको कितने सब्सिडीज मिलेंगे, कितना इजी प्रोसीजर होगा, आप मिनिमम कैपिटल पे काम कर सकते हो। अगर आपका आइडिया अच्छा लगेगा तो आपको सीड इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। गवर्नमेंट बोलती है कि भैया आपका आइडिया बहुत अच्छा यूनिक है, आपकी वजह से देश को बहुत फायदा होगा, डेवलपमेंट होगी, हम आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5-10 लाख ही हम दे देते हैं, बाकी आप कर लो। ये सब फायदा था स्टार्टअप इंडिया का, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक नीड्स जो हमारे जैसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स है ना, उन लोगों को फायदा, उन लोगों को आगे लाने के लिए, उनकी इंक्लूसिवनेस बढ़ाने के लिए, उनको सस्टेनेबल डेवलप करने के लिए, उनके लिए भी काम किया। ये स्टार्टअप इंडिया का मेन फोकस था। एंड दिस वॉज योर पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और एमएसएमई के बारे में हमको थोड़ा सा ओवरव्यू मिला। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ना आईपीआर को। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने। स्टे ट्यून्ड ऑन चैनल, लाइक करो वीडियोस को यार, मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, ठीक है ना। बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं इतने, आई डोंट नो वाई। मैं फ्री एजुकेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि बच्चे आराम से फ़ायदा उठाएं, मैं नहीं ले रहा हूँ भाई कुछ भी आप लोगों से, ऑलराइट। इवन क्लास 12th के अपने सीनियर्स को बताओ, अगर आपका कज़न पढ़ता है 12th में, आपका ब्रदर पढ़ते हैं, सिस्टर पढ़ते हैं, उनको बताओ भैया कि एक फ्री बैच भी सर चला रहे हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ा रहे हैं,
ऑलराइट, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।